सम्मानित साथियों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार डेमोक्रेटिक लिबर्टी यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज पहला जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इसका चौथा खंड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस व्यवस्था में सबसे पहले वैज्ञानिकों का मानना है कि उपापचय तंत्र यानी मेटाबॉलिक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था। जीवन की जटिलता को देखते हुए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति से पूर्व मेटाबॉलिक सिस्टम यानी उपापचय तंत्र का स्वतंत्र रूप से विकास हो चुका था तथा बाद में जीवन ने उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया होगा। वर्तमान में उपापचय तंत्र का नियंत्रण एवं निर्देशन एंजाइमों के माध्यम से आनुवांशिक अणुओं द्वारा होता है। हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए के संश्लेषण में उपापचय तंत्रों की भूमिका यानी मेटाबॉलिक सिस्टम की भूमिका होती है। उपापचय तंत्र के पहले विकसित होने की परिकल्पना में कहा गया है कि आरएनए विश्व के विकास से पूर्व न्यूक्लियोटाइडों, पॉलीन्यूक्लियोटाइडों आदि का संश्लेषण संभव हुआ होगा। उष्ण जल रंध्र यानी हाइड्रोथर्मल वेंट में जीवन की उत्पत्ति के समय समुद्र की तली में चट्टानों की सतह पर उपापचय चक्रों का विकास हुआ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अणुओं के आकस्मिक संयोग से एसीटेट जैसा 2 कार्बन परमाणु युक्त तत्वों का निर्माण हुआ होगा। इसके बाद खनिज लवणों का चट्टान सतह पर उपस्थित रंध्रों के उत्प्रेरकीय प्रभाव के कारण सरल कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के विभिन्न परिपथों का सूत्रपात हुआ होगा। प्रारंभ में सरल अमीनो एसिड व लिपिड अणुओं का संश्लेषण हुआ होगा तथा कालांतर में सरल कार्बनिक यौगिकों के उत्प्रेरण के प्रभाव से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ होगा। इनमें कुछ सरल पेप्टाइड भी रहे होंगे। पेप्टाइडों के बनने से उत्प्रेरण क्रिया और बहुत ही तेज हुई होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जटिल अमीनो एसिड तथा न्यूक्लियोटाइड अणु अस्तित्व में आए होंगे। समसहजता यानी होलनेस, टोटलनेस और आरएनए विश्व के विषय में इन उपापचय परिपथों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। जेम्स ट्रेफिल्ड, हारोल्ड मैरोविच तथा एरिक स्मिथ ने अपने प्रयोगों के माध्यम से बताया है कि उपापचय साइट्रिक एसिड साइकिल वर्तमान कोशिका में पाए जाने वाली सभी कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण में समर्थ है। साइट्रिक एसिड साइकिल को अभी तक ऊर्जा उत्पादक परिपथ के रूप में देखा जाता रहा है। कोशिका की संरचना में इसकी भूमिका को पहली बार स्वीकार किया गया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य और पृथ्वी पर जीवन का क्या संबंध है। पृथ्वी पर जीवन, प्रथम जीव का पृथ्वी पर जीवन जन्मने का अपितु सूक्ष्म विषाणुओं के रूप में अंतरिक्ष से किसी जीवधारी पिंड से आया होगा, बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह भी मानना है। यह परिकल्पना जीव विज्ञान के इतिहास में बहुत पुरानी है। लॉर्ड केल्विन, वॉन हेल्महोल्ट्ज आदि ने 19वीं शताब्दी में इस बात को प्रतिपादित किया था। फ्रेड हायल, विक्रम सिंघे, जयंत विष्णु, मार्लिकार आदि ने 20वीं शताब्दी में इसी बात को नए तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया। फिर आदिशुभ परिकल्पना के मुकाबले यह विचार अधिक वजन नहीं ग्रहण कर पाया। अब स्थितियां बदलने लगी हैं।
अनुसंधान के नए उपकरणों के विकास के बाद ऐसे तथ्य जुटने लगे हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक अब मजबूती के साथ कह रहे हैं कि प्रथम जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी। पृथ्वी पर पहला जीव बाहर से आया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के पक्ष में जुटाए गए सभी तथ्यों को नकारते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि रासायनिक पदार्थ के आकस्मिक संयोग से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की बात करना ठीक वैसा ही है जैसा मंगल ग्रह पर कंप्यूटर मिलने पर कोई दावा करे कि इस कंप्यूटर का रैंडम संयोजन मीथेन कुंड में हुआ है। यह बहुत ही हास्यास्पद विषय है। विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान में अब तक जुटाए गए तथ्यों का गहन अध्ययन करने के बाद डॉक्टर राहमन जोसेफ ने प्रतिपादित किया है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीवन सूर्य तथा उसके सौर मंडल से भी पुराना है। जोसेफ की बात सुनने में अविश्वसनीय लगती है, मगर अपनी बात के पक्ष में उन्होंने जो तथ्य जुटाए हैं उन्हें झुठलाना बहुत ही मुश्किल है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार पृथ्वी का उम्र 4 अरब 54 करोड़ वर्ष पुराना है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व तक के काल को वैज्ञानिक हेडियन काल कहते हैं। यह पृथ्वी के जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस काल में पृथ्वी पर निरंतर उल्कापात होते रहता था। ज्वालामुखियों में सक्रियता के कारण तापमान इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी पिघल गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सतह पर उपस्थित भारी धातुओं ने पृथ्वी के केंद्र की ओर खिसककर सघन भाग का निर्माण किया। उस काल में बनी चट्टानों से प्राप्त सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन करने से पता चलता है कि लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन उपस्थित था। यदि यह तथ्य सही है तो मात्र 58 करोड़ वर्ष में रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की बात को सही माना जा सकता है। ऐसे में पृथ्वी के बाहर से जीव के आने का विकल्प बरकरार रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हेडियन काल में जीवन सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में पृथ्वी पर वर्षा होगा। मंगल पर भी लगभग उसी समय जीवन पहुंचा होगा। आज इस बात के पक्ष में प्रबल प्रमाण मिल रहे हैं कि सूक्ष्म जीवाणु किसी एक ग्रह के वायुमंडल से निकलकर अंतरिक्ष के लंबी और कठिन यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर किसी अन्य ग्रह पर उतर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन की उत्पत्ति एक बार नहीं होकर कई बार कई स्थानों पर हुई तथा वहां से जीवन हर दिशा में फैलता गया। डॉक्टर राहन जोसेफ के अनुसार हमारे सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति एक नष्ट हुए तारे के मलबे से हुई होगी। उस तारे के किसी ग्रह पर जीवन उपस्थित था। तारे के नष्ट होने की प्रक्रिया में जब उस तारे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हुई तो वह ग्रह छिटक कर अलग हो गया। किसी कारणवश उस ग्रह का विघटन अणु स्तर तक नहीं हुआ। अणु स्तर का विघटन होने से बचे उस ग्रह के मलबे का उपयोग पृथ्वी के निर्माण में हुआ होगा। स्पष्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही उस पर जीवन उपस्थित रहा होगा या पृथ्वी के बनने के कुछ करोड़ वर्ष में ही जीवन पृथ्वी पर आ गया होगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक
उल्काओं में जैव घटकों का तलाश क्यों कर रहे हैं? जीवन के घटक बाहर अंतरिक्ष से आने की बात की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक आजकल पृथ्वी पर गिरी उल्काओं को एकत्र कर उनका आधुनिक तकनीकों से विश्लेषण कर रहे हैं। उल्काओं का उपयोग पूर्व में भी किया गया है, मगर उनके पृथ्वी के पदार्थों से संक्रमित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान अनुसंधान में ऐसे नाभिकीय क्षारक व उनसे मिलते जुलते अन्य अणु मिले हैं जो पृथ्वी के रसायन के समान नहीं है। इससे इस बात का सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष में जीवन के घटक प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। कार्बन धनी अन्य उल्काओं का अध्ययन करने पर कोशिका के उपापचय चक्रों जैसे साइट्रिक एसिड साइकिल आदि के घटक भी पाए गए हैं। इस अनुसंधान से इस बात का संकेत मिलता है कि साइट्रिक एसिड साइकिल जीवन उत्पत्ति के प्रारंभिक इतिहास में भी उपस्थित थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीकारी या पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल ऑक्सीकारी यानी ऑक्सीडेंट पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल का क्या रहस्य है और उसका मतलब क्या है। नए अनुसंधानों से प्रथम जीव की उत्पत्ति के इतिहास की खोज में एक रणनीतिक बदलाव आया है। न्यूयॉर्क के खगोलविद एस्ट्रोबायोलॉजी के केंद्र के वैज्ञानिकों ने प्राचीन प्राप्त खनिजों के आधार पर पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल का जो संगठनात्मक चित्र तैयार किया है वह प्रचलित धारणाओं से मेल नहीं खाता है। अब तक यह माना जाता रहा है कि पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया जैसी जीवन विरोधी गैसों का प्रभुत्व था। ऑक्सीजन की कमी के कारण पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल घोर अपचायक यानी ऑक्सीडेंट था। जिकोन्स के अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद मात्र 50 करोड़ वर्ष की अवधि में ही वर्तमान वायुमंडल बन गया था। कुछ वैज्ञानिक इस सीमा तक तो आगे नहीं बढ़ते, मगर वे भी मानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि का प्रभुत्व अवश्य था। यदि इस बात को स्वीकार किया जाता है तो जीव की प्रथम उत्पत्ति के विषय में अब तक किए गए सिद्धांतों को छोड़ना होगा, क्योंकि अपचायक वायुमंडल को ध्यान में रखकर ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं। ऑक्सीडेंट एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखकर ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिसको इस थ्योरी को मानने से उस पुरानी थ्योरी को हमें छोड़ना पड़ेगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट किए जाते रहे हैं, मगर अभी किसी एक विचार के पक्ष में आम सहमति नहीं बन पाई है। अभी तक जितने मुंह उतनी बातें जैसी स्थिति बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को विशुद्ध प्राकृतिक संयोग मानते हैं। अनुसंधानों का दौर अभी जारी है। बहुत संभव है कि जल्दी ही हमें किसी न किसी नए सिद्धांत के प्रतिपादन की सूचना मिले। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डेमोक्रेटिक लिबर्टी यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को देखने के लिए, वॉच करने के लिए आपका आभार।